हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको 12th क्लास एनसीईआरटी और नीट और एम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूं और उस पर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में अभी जो हम लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं, ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो चीज़ें आपको कंप्लीट कराई है उसमें से एक टॉपिक था रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। तो हमने रेप्लिकेशन को समझ लिया है कि कैसे डीएनए खुद को कॉपी करता है, कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल को यूज करके कैसे वो कॉपी करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सिलेबस में बेसिकली आपको यही है कि जो कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर है उसकी मैकेनिज्म क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी वो उसका अप्लाइड पोर्शन क्या है, बायोलॉजी में वो कहाँ अप्लाइड होता है, इसे आपको जानना, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो इन्हीं पे बेस होते हैं। आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो जिस तरीके से मैं टॉपिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जिन चीज़ों को मैं फोकस कर रहा हूँ, आपको देखना है नीट का प्रीवियस ईयर पेपर। आपको किसी पब्लिकेशंस की बुक से मतलब नहीं है, वो कुछ इधर उधर के क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन जब आप नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल पहले तक, जैसे आज जो है आप 21-22 का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक 2015 तक का पेपर देखेंगे, उससे पहले का नहीं। वो सब यूजलेस है, वो कभी वहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो पिछले 5 साल का जो पैटर्न रहा है उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो 2015 ऑनवर्ड जो पेपर हैं, जैसे 16, 17, 18, 19, 20, इनके पेपर को देखेंगे और उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर वहाँ कोई भी क्वेश्चन का पैटर्न है, अगर वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे और उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे इस सिलेबस से। फ्रेंड, इससे पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये नीट और एम्स एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के रेलिवेंट लगता है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कमेंट रेट में अपने एक्सपीरियंस को बताइए कि ये वीडियो, ये लेक्चर, इसके कंटेंट कैसे आपके लिए हेल्पफुल है। और दूसरा जो है, अगर आपको ये पसंद आते हैं तो डिफरेंट मीडिया प्लेटफार्म पे अपने स्टडी ग्रुप में इसे सर्कुलेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, आप खुद भी इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि जो मेरा इफ़र्ट है, जो मेरी मेहनत है, उसका सही अवार्ड मुझे मिल सके। ठीक है, तो अभी हम जो है अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आज का आपका टॉपिक है उस पे आते। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। देखिए, रेप्लिकेशन के टॉपिक से उतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते हैं। रेप्लिकेशन के टॉपिक से जो क्वेश्चन है, मैंने वो बता भी दिया था क्या क्या मेन चीज़ें हैं। जो कंटेंट मैं रखता हूँ ना, वही आपसे मेन चीज़ें पूछी जाती है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो आप बस समझ जाएंगे। अब जो टॉपिक आपको पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस है, या डीएनए से जीन को कॉपी करने की प्रोसेस है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक सेंट्रल डोग्मा है, जिसे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोला जाता है। डीएनए जो जीन को कैरी करता है, जिसमें बहुत सारे जीन होते हैं, इसको कॉपी करके एमआरएनए बनाया जाता है। एम फॉर मैसेंजर, एमआरएनए बनाया जाता है और फिर एमआरएनए कन्वर्ट होता है पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड आप बायोमॉलिक्यूल में समझते हैं, एक पॉलीमर फॉर्म है किसका, अमीनो एसिड्स का, या इन्हीं को आप प्रोटीन कह सकते हो। पॉलीपेप्टाइड अल्टीमेटली किसी न किसी प्रोटीन में, प्रोटीन फिनिश प्रोडक्ट होते हैं, पॉलीपेप्टाइड रॉ मटेरियल है। इस प्रोसेस पर्टिकुलर को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जब डीएनए से यहाँ एमआरएनए बनता है। और इस प्रोसेस को भी पढ़ेंगे जिसे हम ट्रांसलेशंस बोलते हैं। आप फिर से याद करिए कि जो आपने पढ़ा था क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, मैं उसे बार बार इसलिए बोलता हूँ कि पूरा चैप्टर इसी के सराउंडिंग में फ्रेम किया गया है।
तो उसमें पहली चीज़ क्या थी कि वो कॉपी मैकेनिज्म हो। तो कॉपी मैकेनिज्म आपने पढ़ लिया, क्या चीज़ था? रेप्लिकेशन था। तो रेप्लिकेशन को आपको ट्रांसक्रिप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड पे ध्यान देना। रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब होता कॉपी, यानी अगर डीएनए से फिर डीएनए बनता तो वो प्रोसेस होता रेप्लिकेशन। बट आज का जो टॉपिक है उसमें डीएनए से जीन की कॉपी की जाती है एमआरएनए के फॉर्म में। एमआरएनए में भी ये जीन होते हैं और ये जो पॉलीपेप्टाइड बन रहा है ये इसका मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेस हो रही है, यहाँ पे जीन जो है खुद को एक्सप्रेस करती है। तो पहला क्राइटेरिया क्या था? रेप्लिकेशन का। वो हमने पढ़ लिया कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सेल डिवीज़न में क्या इम्पोर्टेंस है, इनहेरिटेंस में क्या इम्पोर्टेंट है। इसका जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस था वो क्या था? इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेंस जीन का ही होता है और जीन अल्टीमेटली कैरेक्टर को ले जाते हैं। ठीक है। सेकंड जो क्राइटेरिया थी वो थी जेनेटिक मटेरियल का, कि स्ट्रक्चर बहुत ही स्टेबल होना। तो ये बात आपको बता दी गई जब आपको वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ाया गया। जब आपको वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ाया गया जो डबल हेलिक्स मॉडल है, उसमें ये सारी बातें आ गई कि क्राइटेरिया नंबर सेकंड कैसे डीएनए फॉलो करता है। ठीक है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल ये कैसे फॉलो करता है। थर्ड वन जो क्राइटेरिया थी वो था म्यूटेशन, स्लो चेंज और म्यूटेशन। तो स्लो चेंज ये एरर के फॉर्म में है, जिसको मोर स्पेसिफिकली हम बोलते हैं म्यूटेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये चीज़ भी आपको रेप्लिकेशन में पढ़ा दिया गया और इसकी वजह डीएनए पॉलीमरेज में जो उसकी एक्यूरेसी का, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, जैसे आप पढ़ते हैं बैनियर कैलिपर्स है, ठीक है, या स्क्रू गेज है, ठीक है, तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो कितने भी एक्यूरेट हों लेकिन उसमें एक परसेंटेज एरर रह जाती है जो आप काउंट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको बताया गया कि डीएनए पॉलीमरेज बहुत एक्यूरेट एंजाइम है, बहुत एफिशिएंट और एक्यूरेट दोनों है। एफिशिएंस इस टर्म में कि 2000 बेस पेयर पर सेकंड वो जो है पॉलीमराइजेशन कर सकती है, और एक्यूरेट इस टर्म में कि 10 लाख बेस पेयर लगाने पे उसमें एक गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है। वो पॉसिबिलिटी है, जब आपसे पॉसिबिलिटी बोला जाए ना, प्रोबेबिलिटी बोला जाए, तो इसका मतलब हर प्रोबेबिलिटी के साथ खास बात ये होती है कि वो हो सकती है, नहीं हो सकती, यानी 50% प्रोबेबिलिटी होती है। हर इवेंट की 50% प्रोबेबिलिटी होती है। तो उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि 10 लाख बेस पेयर लगाएगी तो एक गलती कर ही देगी। हो सकती है एक गलती, ज़रूरी नहीं है कि वो गलती हो। तो 10 लाख बेस पेयर जब वो जोड़ रही है तो हो सकता है कि एक गलती हो, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो गलती हो ही, ऐसा हो सकता है। और वो जो छोटे छोटे एक्यूमुलेटेड म्यूटेशन हैं उनकी फिर से प्रोबेबिलिटी है कि वो म्यूटेशन एवोल्यूशंस के लिए रॉ मटेरियल का काम करें, सोर्स ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल फॉर हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के जेनेटिक इक्विलिब्रियम को किसी एक तरफ मोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। क्योंकि जब तक जेनेटिक इक्विलिब्रियम होता है तब तक एवोल्यूशन नहीं होता है। ज्यों जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टॉर्ट होता है, जब वो चेंज होता है तो एवोल्यूशन की डायरेक्शन सेट हो जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब हम आगे चलते हैं। और फिर इसके बाद एक लास्ट वन जो था कि खुद को एक्सप्रेस करना
मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में। तो मेंडेलियन कैरेक्टर क्या है? फिनोटाइप। और आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में क्या बताया था? जो फिनोटाइप है वो स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, वो फंक्शनल भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में पेप्सिन बनता है, तो पेप्सिन जो बनता है, जैसे यहाँ जो एक्सप्रेशन हो रहा है, अगर ये डीएनए ह्यूमन का डीएनए मान ले, ह्यूमन सेल को मान ले, और ये अगर स्टमक की सेल है, तो उसमें इसी जीन को एक्सप्रेस करके जो ये मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, ये पॉलीपेप्टाइड पेप्सिन बनाएगी। और पेप्सिन क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो जो फिनोटाइप आपको दिखता है वो क्या दिखता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पॉसिबल हो पाता है, इनहेरिटेंस इसका होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसे आप कोई पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स के बॉडी में, जैसे आप खुद को देखिए कि आपके स्टमक में भी पेप्सिन का प्रोडक्शन होता है और वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये ऐसा नहीं कि आपको यूनिकली मिला है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चला आ रहा है। आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स और सारे होमो सेपियंस जो स्पीसीज ही है, उसमें ये कंटिन्यूटी में चला रहा है, यानी कि इनहेरिटेंस का बेसिस है। तो ऐसा इसीलिए है कि जो पेप्सिन को बनाने की रेसिपी है, मैंने जीन को क्या बताया था? एक रेसिपी की तरह जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का कोडेड फॉर्म जीन जो है उसका एक्सप्रेशन हुआ है, जिसका ट्रांसमिशन रेप्लिकेशन के थ्रू हुआ था, जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन आप तक पहुंची। इसके बाद उसको ओपन होना ज़रूरी था। तो वो ओपन कैसे होती है? तो ओपन होने की मैकेनिज्म में सबसे पहली बात देखिए क्या किया जाता है कि जो डीएनए है, ये थोड़ा समझिएगा आप, डीएनए के अंदर जो जीन होता है ये कोडेड फॉर्म में होता है, ठीक है? इसके कोड होते हैं। जैसे आपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी, तो डीएनए के एक स्ट्रक्चर में, एक पॉलीमर में क्या चीज़ें होती थी? यहाँ पे सिर्फ आपको बेस पेयर दिखते थे, ATGCC, है ना, GA। इस तरीके से आपको कोडेड फॉर्म जो है ये बेस पेयर दिखते थे। ये इंडिविजुअल क्या है? ये बेस पेयर हैं। तो इन बेस पेयर को ऐसे देखने पे हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें जीन है? जबकि जीन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या हम बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ठीक है? तो इन बेस पेयर में एक्चुअल में कोडेड फॉर्म में रखा गया है। एक्चुअल में डीएनए के अगर ये कोई जीन होता और जीन के अंदर अगर ये बेस पेयर होते, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, तो ऐसे तीन का जो सेट है बेस पेयर का, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। और इन जेनेटिक कोड की लैंग्वेज को यूज करके ही प्रोग्रामिंग किया जाता है जीन को। यानी जीन की जो कोडिंग है उसके लिए जेनेटिक कोड यूज किए जाते हैं। जैसे ATG एक जेनेटिक कोड है, तो ये जो जेनेटिक कोड है ये जीन की कोडिंग करता है। तो उसी बात को मैं बोल रहा हूँ कि डीएनए के अंदर जो जीन है वो इन्फॉर्मेशन कोडेड है। अब इस कोडेड इन्फॉर्मेशन का एक कॉपी तैयार किया जाता है। इसको कॉपी करने की जो मैकेनिज्म है, रेप्लिकेशन भी कॉपी करने की मैकेनिज्म है, लेकिन रेप्लिकेशन में जीन को कॉपी न करके पूरे डीएनए के लेंथ को कॉपी किया जाता है। और रेप्लिकेशन में आप बोलते हैं कि ओरी सेंटर का होना ज़रूरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। ठीक इसी तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ऐसा नहीं है कि कहीं भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं ना, तो एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है कि आपको याद रखना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सिर्फ किसका होता है? जीन का होता है।
और एक कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि जैसे मान लीजिए ये कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कोई डीएनए मॉलिक्यूल है 5n2 3 5n2 3, ठीक है। तो इस डीएनए मॉलिक्यूल में एक जो लंबा सा डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें एक से ज़्यादा जीन होती हैं। ऐसा नहीं कि एक डीएनए के अंदर एक सिंगल जीन होती है, बल्कि एक डीएनए के अंदर, जैसे ये कोई डीएनए मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर इस तरीके से कई सारे जीन हो सकती हैं। जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये जीन फर्स्ट है, ये जीन सेकंड है, ये जीन थर्ड है, ये जीन फोर्थ है। तो इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके से एक से ज़्यादा जीन हो सकते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आपने कभी गाने की कैसेट को देखा हो, ठीक है, जो पहले रील वाली कैसेट होती थी ना, टेप रिकॉर्ड में बजती थी, तो उसमें रील में एक के पीछे एक गाने को रिकॉर्ड किया गया है। बिल्कुल उसी तरीके से रील को आप समझिए डीएनए, और उसमें जो गाने की रिकॉर्डिंग है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैंग्वेज में उसे कोड किया गया है। उन गानों की रिकॉर्डिंग को जीन समझिए। तो आप रील को ऐसे हवा में निकालिए तो आपको दिखेगा नहीं कि इसमें जीन कहाँ है, बट वो है। और उसमें एक और खूबी भी है जो जीन में पाई जाती है कि जब एक गाना ख़त्म हो जाता था तो कुछ दूरी तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आती थी, क्योंकि वो ब्लैंक होता था, वो खाली जगह होता था, और फिर दूसरी गाना स्टार्ट होता था। हो सकता है उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट भी हो, ठीक है। जैसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट न करते हुए हम इसको यही लेते हैं कि एक सॉन्ग के कुछ देर बाद दूसरा सॉन्ग स्टार्ट होता था, उनके बीच में बार बार हमें क्या मिलती थी, गैपिंग। उसी बात को यहाँ देखो कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है ये नॉन कोडिंग रीजन है, या नॉन कोडिंग रीजन है, या ये समझ लो कि ये जिस स्पेस का काम कर रहे हैं, इनमें कोई जीन नहीं होती है, इसमें कोई जीन नहीं होती है। अब जैसे मैं इसके एक पोर्शन को ऐसे बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि एक जीन कैसा दिखता है। एक जीन में इस तरीके से दो स्पेसिफिक रीजन होते हैं। एक जो जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक है। जैसे कि आपके बुक में मेंशन है पेज नंबर 108 पे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को इस तरीके से मेंशन किया जाता है। हर जीन एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। जब डीएनए कॉपी करेगा, डीएनए से जब आरएनए कॉपी होता है तो सिर्फ इन रीजन को सेलेक्ट किया जाता है जहाँ पे जीन है। इन सारे खाली जगहों के जो बीच में है नॉन कोडिंग रीजन, जहाँ पे कोई जीन नहीं है, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो एक डिफरेंस आपको यहाँ ये समझना है कि जब हम बात रेप्लिकेशन के करते हैं तो इंटायर लेंथ ऑफ डीएनए को कोड किया जाता है, उसको कॉपी किया जाता है। इसमें कोई सेग्रीगेशंस नहीं किया जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि वो जीन वाला रीजन है, कोडिंग रीजन है या नॉन कोडिंग रीजन है। वो कैसा भी रहे, वो डीएनए का पार्ट है, वो सब कॉपी हो जाएगा। इसी वजह से म्यूटेशन भी इनहेरिटेबल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बहुत सारे म्यूटेशन हैं या बहुत सारे नॉन कोडिंग रीजन हैं जिनका कोई रोल नहीं है, वो भी पड़े रहते हैं डीएनए में। तो इंटायर लेंथ की कॉपी करने की मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में ओरी सेंटर का सिर्फ मतलब ये है कि ओरी सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेल्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, या फिर रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन, जैसा मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, तब इसको देखें, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये मैं ऐसा रिकमेंड आपको करता हूँ। अगर आपने अदरवाइज भी पढ़ रखी है तो एक बार देख लीजिए, कितना टाइम लगेगा, थोड़ा एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद इसको देखिए, तो आपको बेहतर अंडर, जो भी सीखिए ना वो अच्छे से सीखिए। नेक्स्ट वन देखते हैं
तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये दो स्पेसिफिक रीजन होते हैं। इसमें इस रीजन को हम प्रमोटर बोलते हैं। ठीक है, जो टर्मिनोलॉजी आपके बुक में है मैं वही आपको मेंशन कर रहा हूँ। इसे प्रमोटर बोलते हैं और दूसरे को टर्मिनेटर बोलते हैं। ये प्रमोटर जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो ये प्रमोटर से स्टार्ट होता है। इनके बीच का ये जो प्रमोटर और टर्मिनेटर एंड पॉइंट है। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बाद देखो डीएनए इसके बाद भी है, डीएनए इसके बाद भी है, टर्मिनेटर के बाद, लेकिन वो जीन का पोर्शन नहीं है। तो इस बीच वाले को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। मतलब ये एक्चुअल वो जीन है जिससे ये मैकेनिज्म कॉपी होती है, ये मैकेनिज्म कॉपी होती है, यानी जीन को कॉपी करके एमआरएनए बनाया जाता है। मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आएगी। अब बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। आपको पता है डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो आरएनए कॉपी होगा ये आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये भी एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। इसमें ऐसा कोई पोलैरिटी नहीं होता है, ये भी एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस डीएनए में जब आपको बोला जा रहा है कि डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जा रहा है यहाँ आरएनए में, और जैसा मैंने आपको समझाया कि डीएनए में कॉपी क्या किया जाता है, ये जो बेस पेयर का सीक्वेंस है एटीजीसी के फॉर्म में जो होता है इसको ही कॉपी किया जाता है। और वो कहाँ से कॉपी किया जाता है, तो वो बात आपको बताई कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से कॉपी किया जाता है। तो एक डीएनए के अंदर जो बहुत सारी जीन है जो फ्लैंक्स होती हैं, बहुत सारे नॉन कोडिंग नो जीन रीजन से, इन सब जीन को कॉपी अलग अलग किया जाता है जैसे नीड्स होती है। इस बात को मैं थोड़ा आपको अभी कंफर्म करता हूँ। अभी इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिए, इसमें कुछ डिटेलिंग है वो मैं कर दूँ तब यहाँ आता हूँ। जैसे जो डीएनए है ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। जैसे ये मैं प्रमोटर मान लूँ, ये मैं टर्मिनेटर मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कॉपी तो सिर्फ क्या हुआ है 5 and 3 एंड